हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। काफी लोगों का कमेंट आया कि सीपीओ टियर 1 जो 2024 का हम मैथ सॉल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर वाइज, उसमें पहले ज्योमेट्री को सॉल्व कर दिया जाए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि रेशियो चैप्टर यानी कि अनुपात समानुपात, और इसके अलावा जो फर्स्ट चैप्टर मैंने किया था वो परसेंटेज किया था। ठीक है, तो रेशियो और परसेंटेज की क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो एनके मैथ्स नंदू कुमार नाम से चलता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इस पीपीटी की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो सेम आईडी से। और सारे जो क्वेश्चन है वो मैंने सीपीओ 2024 के लिए हैं। सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए मिलेंगे, और क्वेश्चन की एज इट इज आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ ही प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, आपको पता होगा कि एग्जाम जो हुआ है जून में हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जुलाई बाई मिस्टेक आ गया है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ जुलाई नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों वो जून में हुआ है। ठीक है, जून 2024 में एग्जाम हुआ है। स्टार्ट करता हूं मैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी एजुकेशनल ग्रुप से जुड़े हैं तो वहां ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टेंजेंट्स एपी एंड ए क्यू। देखो, सब इससे पहले मैं ये बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि ज्योमेट्री की जो बेसिक थ्योरम होती हैं, बेसिक थ्योरम्स होती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपका, टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, सर्कल से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, आपके ट्रायंगल से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है, ये सारे आपको पता रहने चाहिए। तभी मैं जो सोल्यूशन कराऊंगा वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि मैं अपना अपने लेवल पे बेस्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि सभी लोग इजीली उसको समझ पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन था अपने पास कि एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से दो टेंजेंट एपी और ए क्यू ड्रॉ किए गए हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 40 डिग्री देन फाइंड द एंगल पी ओ क्यू। देखो, आपको इजीली समझ है इसके लिए मैं पहले एक डायग्राम ऐसा ड्रॉ करता हूं। जैसे ये मान लो सर्कल हो गया, इस पर दो आपको टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। तो दो टेंजेंट्स मान लो, यहां से मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिया और ये दूसरा टेंजेंट हो गया। ठीक है, इसका सेंटर भी है तो मैं यहां से भी मिला देता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे आपको बोला गया है दोस्तों कि सेंटर ओ है, ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक एपी है और एक ए क्यू। यही बोला गया था कि ए से एपी और ए क्यू ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ए पी क्यू आपको एंगल दिया गया है, ए पी और क्यू, यानी कि यहां से हमें लाइन एक जो यहाँ पर मिलानी होगी, तो ये लाइन मैंने मिला दिया। अब देखो ए पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया है, और आपसे पूछ क्या रहा है, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू यानी कि ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। देखो, सबसे पहले एक चीज आप समझ लो कि ऐसे में मान लो ये लाइन नहीं होती, जैसे मान लो ये सिंपल अगर ऐसा रहता कि ये यहां से हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, इस टाइप से रहता बस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ए है और ये पी है और ये क्यू है। क्या पता रहना चाहिए कि ये रेडियस, और रेडियस टेंजेंट पे हमेशा ही परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गया दोस्तों, अब यहां से एक चीज समझ लो कि ये पूरा एंगल दोस्तों 90 डिग्री का है। ये पूरा एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, यहां से यहां तक। वही बात है, अब इसमें से अगर ये 40 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, तो आप बोलोगे 50 होगा, 50, तभी तो टोटल 90 बनेगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बचा है, ये 50 होगा, तब ये जाके टोटल 90 होगा। अब एक चीज और समझ लो, ये चूंकि रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होता है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। यानी कि ये दोनों अगर आर आर है तो ये दोनों एंगल भी, इनके सामने के एंगल भी सेम होंगे। यानी ये 50 है तो ये 50 है। और हमसे पूछा क्या गया था, देखो पी ओ क्यू पूछा गया था, यही पूछा गया है ना, पी ओ क्यू यानी कि ये एंगल। अब एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपको पता चल गया तो तीसरा इजिली आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, इसमें से ये दोनों मिला के 50 और 50 100 हो गया, तो जो बच गया 80 वो होगा आपका ये वाला एंगल, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया, 80 डिग्री। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। और भी तमाम तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। अब देखो, मैंने इतना लिखा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज मुझे सॉल्व करना रहता तो मैं इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। ठीक है, कैसे, और सारे भी तरीके हैं। जैसे एक चीज और याद रख सकते हो, इसी डायग्राम में ये एंगल अगर मान लो x है
और ये एंगल y है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, x और y का सम होता है 180 डिग्री। ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगर ये पता होता तो भी आप बना सकते हो। देखो किसी भी बाहरी बिंदु से अगर दो टेंजेंट्स एक ही सर्कल पे ड्रॉ किए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ भी सेम होती है, और अगर इन दोनों की लंबाई सेम है तो इस हिसाब से आप ये बोलोगे कि इनके सामने के कोण भी समान होंगे, यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो गया। और अगर ये 40 है ये 40 है तो ये कितना बन गया, 40 40 80, 180 में से इस 80 को माइनस कर दो तो ये 100 बन गया, क्योंकि तीनों कोनों का योगफल 180 होना चाहिए। अब अगर ये 100 है तो ये कितना बनेगा बताओ, एंगल ए और एंगल ओ दोनों का सम अभी मैंने बताया कि 180 होता है। अब ये अगर 100 है तो ये 80 आएगा, तभी तो दोनों का सम जो होगा वो 180 आएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अगला सवाल है, द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ कॉर्ड made on an arc of a circle is equal to the radius of the circle. The length of the arc is this. If the radius of the circle is 21 unit। देखो कह रहा है कि एक वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई, ठीक है, एक वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई जो है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि मान लो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, यहाँ पर एक सर्कल मैंने ये, रुको कलरफुल बनाते हैं थोड़ा, क्यों, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये कह रहा है कि इसमें कोई कॉर्ड बनाया गया, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया। तो एक वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि मान लो अब ये अगर कॉर्ड है, या थोड़ा और छोटा मैं बनाता हूं, यहां से मान लो मैंने बना दिया, ठीक है, और ये सेंटर है तो यहां से मैंने दोनों रेडियस ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर समझिए, ये जैसे सेंटर हो गया, ये ए बी इसका कॉर्ड हो गया। अब कह रहा है कि इस कॉर्ड की जो लेंथ होगी, यानी कि इस जीवा की जो लंबाई होगी वो रेडियस के बराबर होगी। यानी कि ये अगर रेडियस है आर आर, तो ये कॉर्ड का भी वैल्यू या लेंथ कितना हो जाएगा, आर, रेडियस के बराबर हो गया। यार इससे आसान सवाल तो अब कुछ हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें अब क्या पूछ रहा है कि चाप की लंबाई बताइए। चाप यानी कि इसमें चाप कौन सा हुआ, हमसे पूछ रहा है कि आर्क की लेंथ बताइए। इसमें आर्क ये वाला है, इसका लेंथ पूछ रहा है। देखो ये वाला जो लाइन है यहां से यहां तक, इस लाइन की हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 और इंटू का 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके लिए थीटा की जरूरत होगी। थीटा कौन सा एंगल, जो दोनों रेडियस के बीच में यहाँ पे बन रहा है। अब ये थीटा कैसे बताएंगे हम, देखो अगर इस ट्रेंगल में तीनों ही साइड सेम हो गया, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हो गया। अगर ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसके प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पर आप 60 पुट कर दो, तो ये 60 बाई 360 और इंटू 2 पाई आर, 2 पाई मतलब 22/7, और आर की वैल्यू 21 दे रखा है। बस अब काट पीट लो यहाँ से, देखो इससे ये 6 बार में कट जाएगा, 7 से 3 बार में, और 3 दूना 6 से 6 कट गया तो 22 बच गया। यानी कि ऑप्शन ए फिर से सही उत्तर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose circumference is 88 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 22। अच्छा देखो पिछले क्वेश्चन में माइनर आर्क की जो लेंथ थी वो 22 ही थी, यहां भी लेंथ 22 है उसका। और आपसे ये कह रहा है कि माइनर सेक्टर जो है सर्कल, उसका सरकमफ्रेंस दिया है 88 और लेंथ ऑफ आर्क दिया है, तो हमें उसका एरिया बताना है। यानी कि डायग्राम कुछ इसी टाइप का बनेगा। तो मैं फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं पहले। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया यहाँ पर, ठीक है, और फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये मैंने जीवा खींच दिया, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से रेडियस मैंने बना दिया, ठीक है। ये लेट से ओ है, ये ए है और ये बी है। अब ये रेडियस है तो आर हो गया और ये भी आर हो गया, ठीक है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है हमें। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर ये थीटा है तो एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 और इंटू का पाई r², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें परिधि दिया है इसका 88 और लघु चाप की लंबाई, यानी कि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 22 दे रखा है, ठीक है। अब ये पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता डेटा है, तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। हालांकि मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर परिधि दिया है 88 सॉरी। परिधि क्या होता है, परिधि का मतलब सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस इसमें हुआ ये वाली लाइन, देखिए यहां से ये पूरी लाइन, ये पूरी लाइन और ये पूरी लाइन, ये हुआ सरकमफ्रेंस। अब इस सरकमफ्रेंस का लेंथ कितना होगा,
तो आप बोलोगे ये आर और प्लस आर, अगर मैं सरकमफ्रेंस को सी से डिनोट करूं तो ये होगा आर प्लस आर यानी कि 2r, और प्लस का ये ए बी का लेंथ, ए बी का लेंथ यहाँ पर दे रखा है कि ये 22 है, तो यहाँ पे आप 22 रख दोगे, और सी के जगह पर वैल्यू भी दे रखा है कि ये 88 है, तो अगर आप 88 पुट करो तो ये बचेगा 2r और प्लस का 22 इधर आएगा तो ये 40, एक मिनट, कितना आ जाएगा, 22 को इधर लाओगे तो ये 66 आएगा, और इधर हो गया 2r, यही होगा, तो r की वैल्यू कितना आ गया, 33, 33 ही आएगा, कुछ गलत कर लिया हमने क्या। लघु चाप की लंबाई 22 है, ठीक है, और परिधि दे रखा है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि है 88, तो 88 हो गया, और ये हो गया r प्लस आर यानी कि 2r और प्लस 22। अच्छा ठीक है, चलो मान लो अगर हम इतना ही रहने दें r की वैल्यू, लेकिन ये पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं होगा। अच्छा, r की वैल्यू ऐसे 33 आ रही है जो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, मुझे लगता है इस तरह से आंसर भी नहीं आ पाएगा, कहीं हम गलत तो नहीं समझ लिए क्वेश्चन का मतलब। फाइंड द, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज सरकम, अच्छा देखो यहीं पर गलत है, यहाँ पर ए सर्कल के बाद बोल रहा है हुज सरकमफ्रेंस इज 88, तो ये जो 88 सरकमफ्रेंस है ये उस सर्कल का है, ना कि उस सेक्टर का। हमने जो सरकमफ्रेंस यहाँ पे यूज कर लिया वो इस सेक्टर का यूज कर लिया, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो सरकमफ्रेंस है यानी जो परिधि है वो इस वृत्त के लिए है, इस वृत्त की परिधि है, यानी कि ये चीज हमने फिर गलत कर दिया, हालांकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था। देखो अब वृत्त की परिधि क्या होती है, आप बोलोगे 2πr, ये कितना दे दिया, 2πr है 88, आप याद रखिए कि देखो 2πr की वैल्यू अगर 44 होती है तो r की वैल्यू 7 होती है, यहाँ पर 44 का डबल है तो r की वैल्यू 7 की डबल आएगी यानी कि 14, अदरवाइज आप वैल्यू पुट करके भी r की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब r की वैल्यू जैसे ही निकाल लिया तो हम यहाँ से डायरेक्ट अब आते हैं, हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है, θ/360 इंटू πr², क्योंकि यही होता है सेक्टर का एरिया। अब कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे थीटा तो गिवन नहीं है, हम तो बस r की वैल्यू निकाल पाए हैं, तो देखो एक चीज हमें और गिवन है, वो है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 और इंटू का 2πr, यही फॉर्मूला होता है, इसकी वैल्यू हमें 22 दे रखी है। तो यहीं से आप एक चीज बताओ, अगर मैं इस साइड में r/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, आप बोलोगे जैसे ही r/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और ये चीज बचेगा कितना, θ/360 और इंटू पाई, देखो ये पाई बच गया, और r यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, यानी कि r², तो यही चीज बच जाएगा जो हमें निकालना है। यानी कि ओवरऑल हमने क्या किया कि जो चाप की लंबाई थी उसमें r/2 से मल्टीप्लाई किया, तो राइट साइड भी हम r/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे चाप की लंबाई की जगह पर, तो ये 22 और r की जगह पर 14 और बटा 2, 2 सत्ते 14 और 22 सत्ते 154, यानी कि 154 अपना आंसर होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते थे कि θ/360 और इंटू 2πr, ठीक है, 2πr इसकी वैल्यू 22 है, यहां से हम क्या करते, इस 2 को गायब कर देते, 2 से इसको काट देते 11 बार में, और ये बचता θ/360 और पाई आर, और इधर बच गया 11। अब हमें बस θ/360 और पाई आर स्क्वायर निकालना था, तो इधर भी r से मल्टीप्लाई करते और इधर भी r यानी 14 से मल्टीप्लाई करते, तो ये 154 ऐसे भी आ जाता। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगले सवाल पर अब मैं आ चुका हूं, आप देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर एंड हुज आर्क सबटेंडेड एन एंगल इज 72 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमसे पूछ रहा था लेंथ ऑफ आर्क, आपको पता है लेंथ ऑफ आर्क मैंने अभी बताया था θ/360 और इंटू 2πr, तो ये थीटा दे रखा है आपको 72 डिग्री, तो 72/360 और इंटू 2πr यानी कि 2 और गुणा 22/7, और r की वैल्यू कितनी आ गई, 72। अब काट लो, r की वैल्यू 72 नहीं थी, 35 थी, ठीक है, तो यहां पर हमने रख दिया 35। अब अगर आप काटते हो तो ये 7 से 7 पचे 35 और 5 से कट जाएगा, देखो 5 सत्ते 35 और 5 दुना 10, 72 से 72 कट गया, तो 22 दुना 44, यानी कि ऑप्शन डी जो है, सी है, सॉरी सी जो है 4 का वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ये कह रहा है कि 2 सर्कल्स विद सेंटर्स बी एंड डी have radii dA equal to 8 and BC equal to x respectively. AC is tangent to both circles, ठीक है, दोनों सर्कल पर टेंजेंट है AC मान लिया। अब ये कह रहा है इफ DB and AC intersect the point E
और AE आपको 12 दे रखा है, EC 18 दे रखा है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर 2 सर्कल ड्रॉ कर लिया है। एक का सेंटर B है और एक का सेंटर D है। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि इसका सेंटर जो है वो D है और इसका सेंटर जो है वो B है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि DA 8 है, DA जो कि रेडियस है। तो DA मान लो मैं ऐसे या ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि DA रेडियस है और ये आपको 8 दे रखा है, ये A है, ठीक है। और ऐसे ही BC दूसरे का रेडियस है। अब देखो, इसको आप नीचे की तरफ भी बना सकते हो, ऊपर की तरफ भी बना सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रतिच्छेद लिखा है यानी कि इंटरसेक्ट करना है, तो मैं नीचे बनाता हूँ, यहाँ पर C को यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। और ये BC हो गया, जिसका लेंथ कितना है, लेंथ है x, ठीक है, दूसरा रेडियस x है। अब ये कह रहा है कि AC, क्या कह रहा है कि AC जो है वो दोनों की स्पर्श रेखा है। तो AC इस तरह से होना चाहिए था कि दोनों की स्पर्श रेखा बन जाए, यानी कि हमें इस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए था। तो थोड़ा सा डायग्राम गलत हो रहा है यहाँ पर, मैं अभी सही कर देता हूँ। ये बनेगा अपना AC। देखो, यहाँ पर A होना चाहिए था और यहाँ पर C होना चाहिए था। इस हिसाब से मुझे ये मिटाना पड़ेगा और इधर से ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं A को मिटा देता हूँ और इस लाइन को भी हटाना होगा मुझे, ठीक है। ये लाइन हट गया, हालांकि इसे यहाँ से उठा के बस 1 मिनट रुक जाओ, तो इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो, B से यहाँ पर आना चाहिए था और A से यहाँ पर आना चाहिए था। इंटरसेक्ट करना है तो मैं इसे मिला ही देता हूँ, इसकी भी जरूरत आगे पड़ ही जाएगी। देखो, जैसे ये AC हो गया, जो दोनों ही सर्कल का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और आपको AD 8 दे रखा था, BC कितना दे रखा था, x। आगे क्या कह रहा था कि AC दोनों की स्पर्श रेखा हो गया, AC इसका भी AC स्पर्श रेखा है, इसका भी स्पर्श रेखा बन गया। DB और AC E पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो, AC और DB कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, E पर। आगे क्या कह रहा है कि AE 12 है, AE जो है ये है 12, तो यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया कि ये 12 हो गया, ठीक है। वैसे ही इसी आपको 18 दे रखा है, तो ये 18 हो गया। और x की वैल्यू, यानी कि इस x की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो, ये दो जो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये ट्रायंगल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, देखो, सबसे पहले तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होगा। कैसे सेम होगा, आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा होगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण, तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। और दूसरा, यहाँ पे आपको पता होगा कि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो गया और यहाँ भी 90 डिग्री हो गया। अब अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी कि ये एंगल अगर फाई है, या मान लो इस एंगल को मैं बीटा बोलता हूं, तो ये एंगल भी बीटा होगा, ठीक है। ये एंगल भी सेम होगा। अब तीनों एंगल सेम है, तो ये ए से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और सिमिलर हो गया तो साइड इसके क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो हमें चूंकि x निकालना है, तो हम x से ही शुरू करते हैं। मैंने ले लिया x। x किसके सामने है, इस थीटा के सामने है। इस वाले में थीटा के सामने क्या है, 8, तो मैंने x बटा 8 रख दिया। दूसरी तरफ देखो, ये वाला वैल्यू पता है, हम यहाँ इस त्रिभुज से शुरू किए हैं तो इसी में करेंगे। सेंटर के सामने क्या है, यहाँ पर 18, और इसमें सेंटर के सामने क्या है, सेंटर बीटा है, इसके सामने 12 है तो 12। अब ये 2 चौके 8, ये 3 चौके 12 और 3 छक्के 18, तो x की वैल्यू 6 दूना 12 आ गई। तो बस समझाने के लिए मैंने इतना तामझाम किया, वरना और जल्दी ये सॉल्व हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये कह रहा है कि टू सर्कल्स, देखो अभी सर्कल के ही क्वेश्चन ज्यादातर आ रहे हैं। दोनों के रेडियस आपको दिया गया है, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। आपसे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। देखो, एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कि ये एक सर्कल है मान लो, और एक सर्कल दूसरा यहाँ पर है, बाहर से टच करता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यानी कि कॉमन टेंजेंट जो इनका बनेगा। कॉमन टेंजेंट यानी कि ये वाली लाइन, सॉरी लाइन खींचनी है, तो आपसे ये लाइन पूछी जा रही है कि इसकी लेंथ बता दो, ठीक है। और यहाँ पर दोनों का रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है और इसका भी रेडियस दिया हुआ है। इसका रेडियस आपके पास क्या है, मान लो रेडियस a है और इसका मान लो रेडियस b है, और ये x है। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं,
जो कि आपके काफी काम आएगा। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये होता है अंडर रूट ए बी, सॉरी यहाँ पर 2 होता है, 2 रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। हालांकि आप यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने इससे पहले बता दिया है ज्योमेट्री के क्लास में ही, ठीक है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 2, ए की जगह पर वैल्यू, पहली की रेडियस है 35 और दूसरी की रेडियस है कितनी 25। 25 को तो हम लिख सकते हैं, ये 25 है, इसको आप डेसिमल नहीं समझिएगा, दिस इज 25, राइट। अब 25 का 5 हो जाएगा तो 5 दुना ये 10 और अंडर रूट आ गया 35। अच्छा 35 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है बताओ, तो आप बोलोगे कि ये 6 से थोड़ा ही कम होगा, यानी कि आंसर जो होगा वो 60 से थोड़ा कम होगा, यही होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। लेकिन अब देखो 60 से कम ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर आपको दिमाग नहीं लगाना है तो आप नियरेस्ट वैल्यू ले सकते हैं 60 का, जैसे 60 का नियरेस्ट इसमें क्या है, ये वाला है, तो इसको आंसर मार्क कर दीजिएगा, टाइम काफी कम है तो। नहीं तो आप यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ कैसे। कैसे निकालिएगा, तरीका सीखिए। जैसे 35 का हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो हमें इसका नियरेस्ट नंबर ढूंढना होगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो, जिसका स्क्वायर हम इजिली निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि वो 36 है, लेकिन 36 में से एक कम करना होगा तब 35 आएगा। तो तरीका क्या है देखो, 36 का स्क्वायर रूट ले लो, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लो 6 होगा, और माइनस ये 1 बाई इस 6 का डबल, यानी कि 6 दुना 12, बस ये आपका आंसर आएगा। तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 1/12 कितना होगा, 0.10 जाएगा, फिर एक और जीरो जाएगा, और फिर 12 अट्ठे 96 लगभग 8 आएगा। तो ये 59 पॉइंट कितना आ जाएगा देखो, 10 में से 8 या 2, और यहाँ पर 5.92 आएगा, सॉरी 5 होगा ना, 60 में से हम माइनस करेंगे तो 5.9 और 2 आएगा, तो 5.9 भी आ गया इसका, और अगर 10 गुना करोगे तो आपका 59 आंसर आएगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको 27 का वर्गमूल निकालना होता है स्क्वायर रूट, तो आप क्या करते, इसको लिख देते कि ये 25 और प्लस 2 हो सकता है, फिर आप बोलते 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, और प्लस 2 बटा इस 5 का डबल यहाँ पर, यानी कि 5 दुना 10, तो ये 5 और प्लस 2 बटा 10 यानी 0.2, तो ये 5.2 स्क्वायर रूट होता है। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था कि थीटा बाई 360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर होता है। तो थीटा यहाँ पर 60 दे रखा है बाई 360, और पाई हो गया 22/7, और आर का मान हो गया 21, और फिर एक बार 21 आएगा। अब ये देखो 60 से 3 टाइम्स में, और इससे ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, और 6 से ये 2 टाइम्स में, और 2 से ये 11 टाइम्स में। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट डिजिट 1 आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है, तो 7 का सी। 8 की बात करें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जीवा पीक्यू की लंबाई कितनी होगी। व्यास ए बी है, और गैर व्यासी जीवा, यानी कि जो व्यास नहीं है लेकिन कॉर्ड है पीक्यू, वो सी पर परपेंडिकुलर, पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर रूप से उसको क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। एसी और बीसी का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फिर आपको समझ। अब जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसमें क्या कह रहा है आपको कि देखो ए बी इसका व्यास है, यानी कि डायमीटर है, तो ये ए बी हो गया, और पीक्यू जो है वो एक इसका कॉर्ड है, जो कि सी पर परपेंडिकुलरली इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी पर, ठीक है, किसको, व्यास को, यानी कि डायमीटर को। तो यहां से मैं मान लो ड्रॉ कर देता हूं पीक्यू। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए बी, और ये हो गया पी क्यू, और मान लो इसका सेंटर क्या है, ओ है, और ये पॉइंट क्या है, आप बोलोगे सी है, ये पॉइंट सी हो गया। अब ये कह रहा है एसी और बीसी का रेशियो दे रखा है आपको, एसी, ए से सी कितना दे रखा है 4, और बी से सी कितना दे रखा है 3। इसका मतलब मुझे बी इधर रखना चाहिए और सी इधर रखना चाहिए, ठीक है। ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है ना, और ये पॉइंट सी तो था ही, इसको भी हमें हटाना होगा। अब देखो एसी कितना था 4, तो ए से सी तक 4 हो गया, ये पूरी लेंथ, और ये कितनी हो गई 3, यहां से यहां तक। अच्छा रेडियस भी आपको मालूम है कि रेडियस कितना है, तो मैं बोलूंगा कि देखो रेडियस जो है दोस्तों, वो तो पता है हमें कि रेडियस 4 और 3 7 है, ठीक है। रेडियस कितनी है 7 है। 1 मिनट यार, इसका मतलब तो ये फिर से डायग्राम गलत हो रहा है, क्योंकि रेडियस ही अगर 7 है तो ये लेंथ तो रेडियस से बड़ा हो गया, तो हमें इसको और करीब फिर देना चाहिए था, करीब क्या,
7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में PQ जीवा की लंबाई कितनी होगी, जहां व्यास AB है और गैर व्यासी जीवा PQ बिंदु C पर लंबवत है। AC और BC का अनुपात दिया हुआ है, AC और BC 4:3 और हमें PQ की लेंथ बतानी है। सब ठीक है, लेकिन इसमें कुछ सेट नहीं कर रहा है। जैसे 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस ही है, ठीक है। अब यहीं से मैं बोलूं कि ये लेंथ ही अगर 7 है तो यहां से यहां तक 4 कैसे होगा, वो तो 7 से बड़ा होना चाहिए था। हालांकि कोई बात नहीं है, देखो ये हमारी भूल है। क्यों भूल है मैं अभी बता देता हूँ। ये हम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो है 3 और 4 ये तो रेशियो में है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जबकि 7 जो है रेडियस वाली वैल्यू वो एक्चुअल वैल्यू है। तो इसलिए हमें ये सोच समझ कर काम करना होगा। जैसे अब यहाँ पर अगर आप निकालना भी चाहो तो निकाल सकते हो। एक चीज समझना, मान लो मैं इसको बोलूं, एक बार मैं ये हटाता हूँ। ये लेट से कि ये 3x है और ये 4x है, ठीक है। अब बताओ 4 और 3 ये टोटल कितना हो गया, 7x। ये मैं डायमीटर लिख रहा हूँ, ठीक है। डायमीटर टोटल कितना हो गया, 7x। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से डायमीटर कितना होगा, 14, क्योंकि रेडियस 7 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर x की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होती, 8, और इसकी एक्चुअल वैल्यू 6 होती, ठीक है। अब ये एक्चुअल वैल्यू निकल चुका है और हमें क्या बताना है, पी क्यू की वैल्यू बतानी है। अच्छा, क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं सीओ? अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या सीओ निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा मिटा के इसको क्लियर करता हूं और फिर लिखता हूं। इसको भी मैं मिटाता हूं। देखो जैसे हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक कितना था, 4 दूना 8, यही था। अब देखो यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे कि ये रेडियस है, तो ये रेडियस 7 हो गया। अब ये पूरा 7 है और यहां से यहां तक 6 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1। ओ से सी तक की वैल्यू कितनी होगी, 1। तभी तो ओ से यहां तक पूरा 6 और एक 7 बनेगा ना। अब ये 1 है। अब यहां से मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा रेडियस के लिए, तो रेडियस पहले से मालूम है कि 7 है। अब ये रेडियस है 7 और ये वैल्यू 1 है और ये 90 डिग्री है, तो क्या मैं पीसी निकाल सकता हूं? आप बोलेंगे कि बिल्कुल। यहां से पाइथागोरस लगा दीजिए, पीसी की वैल्यू हो जाएगा 7 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि ये 48 हो गया स्क्वायर रूट। और हमें चूंकि पी क्यू बताना है तो ये पीसी का डबल होगा। तो पीसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा आपका। तो पी क्यू की वैल्यू आ गई। तो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 चौके 48 है, ठीक है। तो 12 चौके 48 यानी कि 2√12 लिख सकते हैं इसको। या उसको और भी चेंज कर सकते हैं हम, 24 दूना 48 है, उसको बाद में लिखेंगे। इसका 2 टाइम्स यानी कि 2 48 को अगर आप चाहो लिखना, तो ये 4 चौके 16 तिया 48 ऐसे लिखा जाएगा। अब इस 4 4 में से एक 4 बाहर आएगा, तो 4 दूना 8 और √3 यानी कि 8√3। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हुआ वो सी हुआ। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दिया है, केंद्रीय कोण की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला है θ/360 और इंटू का पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 14 दे रखी है, ठीक है। आर की सॉरी इसकी वैल्यू 231 दे रखी है और आर की वैल्यू यहाँ पर 14 दे रखा है। तो हमसे वैल्यू किसका पूछा गया है दोस्तों, थीटा की वैल्यू पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क हुआ, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सॉल्व करके। मैंने सॉल्व कर ही दिया है, बस आपको आर की वैल्यू फाइंड सॉरी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल बताना है, उनके बीच जो आंतरिक क्षेत्रफल है। देखो अब मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर, देखो इस टाइप से बोल रहा है कि इस टाइप से 3 ट्रायंगल है, इनके बीच का जो एरिया है यानी कि ये वाला एरिया, ये हमसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा। कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए पहले मैं 3 लाइंस ड्रॉ करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, हालांकि मैं तीनों के सेंटर को मिलाना चाहता हूं, तीनों सर्कल के जो सेंटर हैं, तो मैं इसके सेंटर को ऐसे मिला दूंगा और फिर ऐसे ही यहां से यहां पर मिला दिया मैंने, ठीक है। अब एक चीज समझना आप, जैसे ये पॉइंट लेट से ए है, ये बी है और ये सी है। अब आप बोलेंगे कि ये जो ए से यहां तक की लाइन है ये रेडियस है, और तीनों चूंकि आइडेंटिकल सर्कल हैं, तो इसमें जो रेडियस बनेगा वही यानी कि ये रेडियस अगर 5 है तो ये भी 5 है। वैसे ही यहां से यहां तक रेडियस है 5 और यहां से यहां तक 5 है। अब इस हिसाब से ये टोटल बीसी बनेगा कितना, तो आप बोलोगे 10 बन जाएगा, ठीक है। ये भी 5 और 5 होगा। अब देखो एसी, बीसी और एबी ये तीनों ही बराबर हो गया, तो जो ट्रायंगल एबीसी बन गया ये क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये भी आप समझ रहे हो कि ये समबाहु त्रिभुज हो गया, और इस हिसाब से इसका एंगल भी आप बता सकते हो कि 60 डिग्री होगा। अब फाइनली करना क्या है, देखो इस ट्रायंगल में से
इस ट्रायंगल में से ये वाला जो हिस्सा है, मैं जो कलर करके अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं जैसे यहां पर आपको दिखाऊं, 1 मिनट, अभी को इसमें हाइलाइटर में यूज कर लेता हूं, ठीक है। जैसे ये वाला देखो मैं माइनस करूंगा, पीला कलर शायद आपको ना समझ है, ये देखो ये जो है ये मैं माइनस करूंगा ट्रायंगल में से, और साथ ही साथ ये वाला मैं माइनस करूंगा ट्रायंगल में से। इसको मैं सेक्टर का एरिया बोलूंगा, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब ये तीनों जैसे ही त्रिज्याखंड में इस त्रिभुज में से माइनस करूंगा तो हमें जो एरिया चाहिए अंदर वाला वो मिल जाएगा, बहुत आसान है। तो देखो अब यहां से मैं करूंगा क्या, सीधे 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 तौर पर मैं लिखूंगा कि देखो मुझे ट्रायंगल का एरिया लिखना है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3 डिवाइडेड बाई 4। साइड कितना है, 5 और 5 10, यानी पूरी साइड 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100। इसमें से हमें माइनस क्या करना है, ये एक एरिया निकाल के उसका 3 टाइम्स। एरिया कैसे निकलेगा, चूंकि ये सेक्टर है, सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा मैं लिख दूंगा यानी कि 60 और बटा 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई देख रहे हो आप ऑप्शन में वैसे ही है, तो पाई मैं वैसे ही रहने देता हूँ। रेडियस यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका 3 गुना, क्योंकि ऐसे ऐसे 3 सेक्टर है, बस यही निकालना है हमें। 60 तिया हो गया 180 से, ये 2 बार में कट गया, और 4 से कट गया 25 चौके 100, यानी कि ये आ गया 25 और √3 और माइनस कितना आ गया, तो आप बोलोगे 25 पाई और बटा 2। अब इसमें से अगर मैं 25 को कॉमन लेता हूं तो ये √3 माइनस पाई/2 आएगा, तो 25 इंटू √3 माइनस पाई/2 है कहीं पर, 25 इंटू √3 माइनस पाई/2 ऑप्शन डी में है, तो 10वें का ऑप्शन डी सही है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स of two circles with radii 3 and 2 respectively is 13, length of transverse common tangent। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, मैं डायग्राम यहां नहीं बना रहा हूं, हालांकि बना ही देता हूं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। ये जैसे एक सर्कल है मान लो, और ये दूसरा सर्कल है, ठीक है। अब देखो दोनों ही सर्कल में अगर मैं इस तरीके से ऐसा मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसको मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलूंगा, और अगर ऐसे ड्रॉ करूं तो इसको मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलूंगा। ये है डीसीटी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये टीसीटी यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताना है। फॉर्मूला मैंने कई बार शेयर किया है, कई बार वीडियोस में बताया भी है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो फॉर्मूला जरूर याद रखा कीजिए, नहीं तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो फिर आप फॉर्मूला को वहां डिराइव करना शुरू करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर और माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर जो है इसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और स्मॉल आर स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, ठीक है। और अगर ऐसे ही डीसीटी आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो बस यहाँ पर माइनस हो जाता है, यानी डी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये बताना है, तो डी की वैल्यू यहाँ पर है 13, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और माइनस आर प्लस आर यानी 3 और 2 5 का स्क्वायर। अब ये ट्रिपलेट आ गया, 5 12 13 का ट्रिपलेट आपको याद होगा, तो 12 आएगा, ऑप्शन बी इज द आंसर। आई होप कि आपको बातें समझ आ रही होंगी। अगर क्लियर है सभी चीजें तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हैं तो, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अगला सवाल है, द सेकेंड सी डी इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ई एंड सी एफ, ई एंड एफ या सी एफ, अच्छा ठीक है, ई पर प्रतिच्छेद करती है, एंड सी एफ इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट एफ। कहने का मतलब ऐसा हुआ, देखो मैं ड्रॉ करता हूं पहले सर्कल। जैसे आप देखिएगा मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर बस सर्कल ड्रॉ किया है ताकि बाकी चीजें आपको बता पाऊं। इसमें सी डी जो है वो सेकेंड है, सेकेंड जो बाहर से लाइन आती है और इसको क्रॉस कर दे, तो मैं यहाँ पर पहले एक सेकेंड ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि एक लाइन मान लो ये हो गया आपका वो सेकेंड, जिसका वैल्यू सी डी है, और ये ई पर सर्कल को टच करता है, यानी कि ये सेकेंड जो है ये सी है, रुको, ये सी है और ये डी है, और सर्कल को टच कहाँ पे करता है, तो आप बोलेंगे ई पर। अब सी एफ यहाँ पर एक टेंजेंट भी ड्रॉ किया गया है, तो सी से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर, ये हो गया सी एफ। इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, एफ सी एफ। अब क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड सी डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि सी डी पूरी कितनी दे रखी है आपको, 20 दे रखी है। और ये कह रहा है कि एंड द लेंथ ऑफ सी एफ, सी एफ की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 15। तो आपसे पूछ रहा है
डीई की लेंथ बता दो। डीई यानी कि ये लेंथ, मान लो अगर ये एक्स है तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना है, ऐसे में फॉर्मूला क्या लगता है मैं आपको बताता हूं। अब देखो, अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, ऐसे केस में जो फॉर्मूला लगता है, सी एफ का स्क्वायर क्या होगा, सी एफ का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सी से ई तक लिखोगे यानी कि सीई, और इंटू सी से डी तक लिखोगे यानी कि सी डी। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो। देखो, सी एफ का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। सीई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 20 में से एक्स को माइनस कर दो तो ये 20 माइनस एक्स, तो इसके जगह पर आप 20 माइनस एक्स ले लो। और सी डी, सी डी क्या है, सी से डी तक तो पूरा 20 है ही, तो ये 20 हो गया। अब ये देखो, 20 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 20 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 डिवाइडेड बाई 20, यानी 2 से पहले 11 दूना 22 और 0.25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 20 माइनस 11.25, यानी कि ये 8.75 आएगा। 8.75 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर एंड हुज आर्क सबटेंडेड एन एंगल। देखो, अब ये सब दे रखा है यहाँ पर, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है और ये सब दिया है, तो ऐसा मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि ये थीटा बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 72 दे रखा है और रेडियस की वैल्यू 35। आप सॉल्व करके आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आएगा। 14 में एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई। देखो, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये डायामीटर के बराबर होता है, यानी कि व्यास के बराबर होता है। सबसे बड़ी जीवा व्यास के बराबर होती है, तो व्यास का मतलब रेडियस का डबल। देखो, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है, 256 पाई, तो पाई से पाई कट गया और आर की वैल्यू 256, 16 का स्क्वायर होता है, तो आर हो गया 16, तो डायमीटर कितना हो गया, 32। तो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो डायमीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, कितने पर थे हम, 14, 16 दूना 32 होगा ना, सॉरी, ये तो 32 आएगा, ऑप्शन बी। 15th में कह रहा है, इन अ सर्कल द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट एल इफ ए एल इज इक्वल टू 8, एल बी जो है वो 6, और ये सब दिया हुआ है, सी एल पूछ रहा है। तो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है ना, डायग्राम पहले, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब दो यहाँ पर कॉर्ड बनाना है, तो मान लो ये एक कॉर्ड हो गया और एक कॉर्ड ये हो गया, इस तरीके से इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एल पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट एल हो गया। ठीक है, ए बी और सी डी है, तो ये मान लो ए बी और ये मान लेते हैं हम लोग सी डी। ठीक है ना, ए बी और सी डी। अब इसमें क्या बोला गया है, देखो, ए एल कितना है, 8, तो ए से एल तक 8 हो गया। फिर एल बी कितना है, 6, ये 6 हो गया। ऐसे ही एल डी कितना है, 5, और सी एल पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या लगता है, डायरेक्ट याद रख लो आप, सी से एल तक यानी कि सी एल आप लिखोगे तो ये x हो गया, और इंटू फिर एल से डी तक यानी कि 5, फिर ऐसे ही यहां से ए से एल तक यानी कि 8, और फिर एल से बी तक तो ये 6। तो ये x की वैल्यू हो गया 8 छके 48 यानी कि 96/10, तो ये 9.6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है ना, 15th का ए। 16th में एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दिया है, त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो पहले मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं, मान लो जैसे कि ये हो गया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, एक मिनट रुको यार, इसको डिलीट करो, इस टाइप का मैंने बनाया। अब इसमें कह रहा है कि एक इसका परिवृत्त होगा, यानी कि इसके बाहर बाहर एक सर्कल होगा, तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एक तो हो गया सर्कल बाहर, और एक सर्कल होगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि इस टाइप से। ठीक है ना, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो बताइए। त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। यानी कि एरिया हमें बताना है कौन सा, मैं अभी आपको बता देता हूं। एरिया हमें बताना है ये वाला, ये एरिया।
तो मुश्किल नहीं है, बस हमें दोनों सर्कल का रेडियस निकालना होगा और ये देख के आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया। ठीक है, अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता। ठीक है, और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये बहुत आसान है, ये होता है दोस्तों पाई और इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। अब देखो हमें बस कैपिटल आर और स्मॉल आर चाहिए और त्रिभुज की भुजा दे रखी है कि ये 18 है, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, जैसे 18 दे रखा है तो आप कैपिटल आर सबसे पहले जानते हैं क्या कीजिए, आप यहाँ पर हाइट निकाल लीजिए इसकी। हाइट कैसे निकालते हैं, √3/2 और इंटू का साइड, यानी कि 18 ये हाइट हो जाएगा। तो यहां से काटो, ये हाइट की फॉर्मूला मैंने लगाया तो 2 से ये कट गया, 9 दूना 18, तो ये 9 और √3 ये हाइट आ गया। हाइट मैंने क्यों निकाला, क्योंकि जो ये वाली लाइन है इसकी हाइट, ये 2 और 1 के रेशियो में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये माध्यिका भी है, मीडियन भी है। और यहां से देखो ये जो 2 है, यानी कि ये जो लंबी वाली लाइन है, अगर मैं इसको ओ बोलूं, इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, तो ओ ए हो गया कैपिटल आर और ओ बी क्या हो गया स्मॉल आर, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। अब यहां से आप बोल सकते हैं कि इस पूरी हाइट का जो वैल्यू है वो 9√3 है, लेकिन यहां से 2 और 1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 आ जाएगा और ये 9 आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कैपिटल आर का और स्मॉल आर का। ठीक है, तो 3 को मैंने इक्वेट कर दिया, 3 से इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू 3√3 हो गई, यानी कि ये स्मॉल आर की वैल्यू हो गई। और कैपिटल आर इसका डबल है तो कैपिटल आर की वैल्यू इसकी डबल, यानी कि 3 दूना 6√3। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 6 छक्के 36 तिया हो गया 108, और माइनस 3 तिया 9 तिया ये हो गया 27। तो ये आ गया 22/7 और गुणा में 27 चौके 108 होता है, तो 27 तिया 81 बच गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट तो होने से रहा, तो ये मल्टीप्लाई कर लो आप। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 81 दूना 2 और 8 दूना 16, ये हो गया 2 6 2 8 6 1 7 और फिर 1, यानी 1782/7। अब अगर इसको मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो 7 दूना 14, फिर 3 और 8, तो 7 पच्चे 35, फिर 3 और 2 तो 7 चौके 28 और फिर 4/7। तो ये आ रहा है आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड और एल एम एन दो समरूप त्रिभुज है, पहले ही सिमिलर दे दिया यहाँ पर। ठीक है, यदि पहले का क्षेत्रफल 16 है, दूसरे का क्षेत्रफल 25 है, वाई जेड दिया है, तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले ये ध्यान रख लो कि अगर दो सर्कल का आपको एरिया का रेशियो मालूम है, जैसे ये ए और बी है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, साइड या कोई भी लेंथ हो अगर, तो लेंथ का रेशियो क्या होगा, √ए और √बी। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि देखो दोनों के एरिया हमें पता है, एक का एरिया है 16 और एक का 25, तो हम साइड का रेशियो अगर निकालें तो एक का हो जाएगा 16 और दूसरे का हो जाएगा 25, यानी कि 4:5। अब एक में आपको यहाँ पर वैल्यू लेंथ की दे रखी है जो कि 2.4 है, तो मैं इक्वेट करूंगा 4 की वैल्यू अगर 2.4 हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 छक्के 24 0.6, और हमें 5 की वैल्यू बतानी है 6 पच्चे 30 यानी कि 3। तो आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही है। 18th की बात करें, त्रिभुज DEF एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 12 है, जी जो है वो DE का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो पहले अब मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूं, मान लो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, DEF, तो मैंने नाम भी रख लिया, ये D है, ये E है और ये क्या है, F है। अब भुजा की लंबाई भी है 12 12 12, यानी कि 12। अब ये कह रहा है कि देखो G जो है वो DE का मिड पॉइंट है, DE का मिड पॉइंट यहां पर आ गया G, ये हो गया G। अब कह रहा है FG की लेंथ बता दो, FG, यानी कि यहां से अगर मैं इसको मिला दूं तो इसकी लेंथ हमसे पूछी जा रही है, FG की लेंथ ये वाली। ठीक है, ये लेंथ क्या होगा, तो देखो अब चूंकि जी यहाँ पर मिड पॉइंट है तो सीधी सी बात है कि ये मिड पॉइंट होने से ये क्या हो गया, इसकी माध्यिका हो गई। और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो माध्यिका ही हाइट भी होगा, ये बात तो आप समझते हो। यही लेंथ इसकी मीडियन भी है और यही हाइट भी है, तो डायरेक्ट हाइट का ही फॉर्मूला लगा दो, अभी मैंने बोला ही था 3/2 इंटू साइड होता है। तो 3/2 और साइड की लेंथ यहाँ पर 12 है, तो 2 छक्के 12 6√3, यानी कि ऑप्शन ए जो है 18 का वो सही उत्तर है। अब 19 पर आ जाता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों में से सबसे छोटे कोण का 2 गुना है कौन सा कोण, एक कोण, और दूसरा कोण उसका 3 गुना है। देखो अगर ये तीनों कोण ए बी सी है मान लो, तो ये कह रहा है कि सबसे छोटा कोण मान लेते हैं सी, इसकी वैल्यू x है,
तो एक कोण जो है उसका डबल है यानी कि ये 2x है, और एक उसका 3 टाइम्स है यानी कि ये 3x है। और तीनों कोणों का योगफल भी आपको मालूम है कि 180 होता है, तो ये 180 हो गया। और सबसे छोटा बताना है, देखो 3 और 2 5 और 1 6x की वैल्यू अगर 180 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से काट दो, 6 तियां 18 यानी कि 30। तो सबसे छोटा x ही था और उसकी वैल्यू 30 आ गई, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, यानी कि देखो ज्योमेट्री में टोटल 40 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में कवर कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और आज मैंने कोशिश करी है कि क्वेश्चन जो थोड़े टाइम टेकिंग टाइप के हैं या थोड़े अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है जहां पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वहां पर मैं कॉन्सेप्ट बताने की भी मैंने और समझाने की कोशिश करी है। इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया हो, लेकिन जरूर से पूरी वीडियो देखिए। यहाँ पर त्रिभुज की कोनों का अनुपात दिया है, उनकी भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसका कोण मान लो 1 है, इसका कोण 2 है और इसका कोण 3 है, तो इनकी भुजाओं की वैल्यू क्या होगी। देखो कोण के सामने से हम यहाँ पर एक चीज समझो पहले। सबसे पहले हम कोण की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 है, तो रेशियो अगर 1 2 3 है तो यहाँ से तीनों कोणों का योगफल 3 2 5 और 1 6 हो गया। लेकिन सवाल क्वेश्चन के अनुसार 180 होता है, एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यहाँ पर 6 आ गया। इससे काटोगे, एक की वैल्यू 30 आ गई। इसका मतलब कि ये कोण कितना था, 30, और ये दो की वैल्यू 30 दूना 60 और तीन की वैल्यू 30 या 90। एक कोण 90 आ गया, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस टाइप से मैंने बना दिया कि एक कोण यहाँ पर 90 है, एक कितना है 30 है, और एक कितना है 60 है। अब बस कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, जो मन है वो उठा लो आप। जैसे अगर मैं साइन ले लूं तो साइन की वैल्यू देखो, आप साइन 60 साइन 30 जो मन है वो यूज कर लो, ठीक है। किसी को भी कोई वैल्यू भी मान सकते हो। जैसे मान लो अब साइन 30 ही अगर मैं ले लूं, या साइन साइन उठा लो, साइन 30, तो 30 के हिसाब से पी कितना हो जाएगा, साइन 30 1/2 होता है, तो पी हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है ना। अब ये देखो 60 के सामने कितना होगा, तो अगर 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने उसका √3 टाइम्स होता है, यानी कि ये वैल्यू √3 हो गया। अब यहां से आप बता सकते हो कि तीनों भुजाओं का अनुपात कितना होगा। ये देखो पहली भुजा ये हुई 1, दूसरी भुजा 2 के सामने वाला, यानी कि 2 60 था तो 60 के सामने वाला √3, और तीसरा भुजा 90 है, यहाँ पर 90 सी हमने लिया था, इसके सामने वाला थर्ड साइड, यानी कि 90 के सामने 2 है तो 2, तो 1 √3 और 2, इस हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। जरूरी नहीं है कि साइन 30 लो, आप कोई सा भी ले लो वैल्यू, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हुआ अपना वो ऑप्शन सी हुआ, और इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ज्योमेट्री के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो सीपीओ टीयर 1 एग्जाम 2024 में पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, ये पार्ट 2 है, इट मींस इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। ज्योमेट्री में टोटल करीब करीब 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कवर रखा है और कवर कर दिया है, और इस पार्ट 2 में हम बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे हुए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और एसएससी के किसी भी एग्जाम के मैथ्स पेपर के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम लेटेस्ट एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके मैथ्स के पेपर को सॉल्व करते हैं। जनरली मैं चैप्टर वाइज मैथ्स सॉल्व करता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि सीपीयू 2024 प्री का जो पेपर हुआ उसमें अलग अलग चैप्टर से, जैसे ज्योमेट्री के जो भी क्वेश्चन है उनको मैं एक वीडियो में कवर करूंगा, परसेंटेज के जो क्वेश्चन पूछे गए उनको एक वीडियो में, और ऐसे ही अलग अलग चैप्टर के हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। साथ ही साथ क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। जब भी क्लास यूट्यूब पर अपलोड होता है तो वहां पर प्ले होने के बाद आपको कुछ घंटे के अंदर क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार पे अपलोड कर दी जाती है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम जो हुआ था वो जून 2024 में हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं, 1 से 20 तक मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आगे मैं 21 से 40 तक सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आता हूं क्वेश्चन नंबर 21 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट मींस 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? पहला है अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल्स लेस देन 60 डिग्री। यानी कि क्या ये स्टेटमेंट सही? इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों ही कोण अलग अलग 60 डिग्री से कम हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर ए बी सी है तो आपको ये पता होगा कि तीनों एंगल का जो सम होता है दोस्तों, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तीनों को मिनिमम 60 तो होना ही पड़ेगा, तभी ये 60 को 3 बार ऐड करोगे तो 180 देगा। यानी कि तीनों ही एंगल 60 से नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल में 60 से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे केस में सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ये 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा वाला की बात करते हैं। ये कह रहा है कि अ ट्रायंगल कैन हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि एक अधिक कोण हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, उसी को तो हम अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक ये 120 डिग्री है, बचा 60 डिग्री, तो एक को आप 40 और एक को 20 बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका स्टेटमेंट वो ट्रू है। थर्ड की बात करें तो ये कह रहा है कि अ ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स। दो राइट एंगल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि दो राइट एंगल्स होने का मतलब कि दोनों की वैल्यू 90 90 होगी, और यही 180 हो गया। बताओ तो तीसरा एंगल क्या जीरो होगा? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीसरे एंगल की भी वैल्यू जीरो से अधिक होनी चाहिए। बात है कि नहीं? और जीरो से अधिक होगा तो ये 180 से ग्रेट हो मतलब बड़ा हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत है। अब ऑप्शन डी की बात करें तो ये कह रहे हैं अ ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल्स, यानी कि दो न्यून कोण हो सकता है। न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा, बिल्कुल हो सकता है। तीनों न्यून कोण हो सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 60 60 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो तीन भी एक्यूट एंगल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बी और डी सही है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही हुआ। क्वेश्चन 22 की बात करें, इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस दिस एंड दिस, तो इसमें से कौन सा सही है? एम क्या है? अच्छा देखो, ये है साइज आपको दिया हुआ है, एक साइड है 12, एक है आपके पास 22 और एक है एम। तो कौन सा सही है? एम के बारे में बोला जा रहा है। तो देखो, किसी भी ट्रायंगल में जो थर्ड या कोई भी एक साइड उठा लो आप, जैसे एम की ही बात करें, तो ये बाकी के जो दोनों भुजाएं बचती है ना, इनके सम से, यानी कि किसी भी साइड की अगर आप बात करो तो सम से, यानी कि बाकी जो दो साइड बच गए उनके सम से छोटा होता है, और उनके डिफरेंस से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि अन्य दो भुजाओं के योग से ये भुजा छोटी होगी, कोई सी भी भुजा एक उसकी बात करोगे तो, और बाकी के दो भुजाओं से वो अंतर से बड़ी होगी। यानी कि जैसे मैं बात करूं कि ये एक त्रिभुज है, मान लो इसका एक भुजा 12, एक 22 और एक एम है, तो मैं बोलूंगा कि एम की जो वैल्यू होगी वो इनके योगफल से तो छोटी होगी, लेकिन अंतर से बड़ी होगी। तो इनका सम सम से ये छोटा होगा, यानी कि 34 से छोटा होगा। और बड़ा किससे होगा? इनके डिफरेंस से, डिफरेंस यानी कि 10 से बड़ा होगा। तो 10 और 34 के बीच में आएगा, ये बात है। ठीक है, तो 10 और 34 के बीच, देखो 34 के बराबर भी नहीं हो सकता है, ना ही 10 के बराबर हो सकता है। तो इसमें 10 के बराबर है, इसमें 34 के बराबर है, इसमें दोनों के ही बराबर है, ये सही हुआ ऑप्शन डी। ठीक है ना? अगला सवाल है, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस, एक्स इज एन इंटीजर, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू हैं? तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था। एक 7 है, एक 12 है, एक एक्स है। तो आप बोलोगे कि एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच होगी? 12 और 7, 19 से तो छोटी होगी, लेकिन बड़ी किससे होगी? 12 माइनस 7 यानी कि 5 से। ठीक है, तो अब देख लो 5 और 19 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे कि हमें 18 में से 5 को माइनस कर देना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा कितना? 13। तो 13 ऐसे नंबर हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं आंसर। यानी 5 से बड़ी संख्या देखो 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है, 9 10, ऐसे ही आपको 18 तक जाना है। ठीक है, तो टोटल 13 संख्याएं हैं जो पॉसिबल हो सकती हैं। अगला सवाल है कि किन्हीं दो भुजाओं का योगफल कितना होता है? अभी वही तो मैंने बताया कि एक ट्रायंगल में मान लो ये एक्स है और ये ए बी है, तो दो भुजाओं का योगफल यानी कि ए प्लस बी जो होगा, ये तीसरी भुजा एक्स से बड़ी होगा, बड़ा होगा, यानी कि ए प्लस बी इज ग्रेटर देन एक्स। ओके, तो तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, तीसरी भुजा से कम नहीं होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अब 24 के बाद 25। ये कह रहा है कि तीन भुजाएं दी गई हैं, इसका परिमाप बताना है। आपको पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों। पेरीमीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि भुजाओं का योग। ठीक है, भुजाओं का योग, सम ऑफ द साइड्स। तो यहां पर देख लो, तीनों साइड का योगफल 12, 13 और 5। 5 और 2 7 और 3 10, 30 हो गया। ठीक है, तो 30 अपना आंसर हुआ। 26 की अगर मैं बात करूं, द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि ये कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, मान लो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो दो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, जैसे ये और ये परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है। यानी कि लेट से ये x है, तो ये x से 2 ज्यादा है या कम भी हो सकता है, तो भी डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि इसका एरिया जो है दोस्तों, ये दिया है कि ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी कि तीनों भुजाओं का योगफल पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है कि तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, पहले जैसे चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट होगा, तो मैं ट्रिपलेट ढूंढता हूं ऐसा जहां पर उसके बेस में और हाइट में 2 का डिफरेंस हो। तो सबसे छोटा अगर लेंगे तो 3, 4 और 5। देखो 3, 4, 5, डिफरेंस कितने का है, 1 का। अच्छा, अगर इसका डबल ले लें हम, जैसे 6, 8 और 5 दूना 10, डिफरेंस कितने का आ गया, तो आप बोलोगे 2 का डिफरेंस है। लेकिन एरिया निकाल के चेक करो कि क्या एरिया 24 आ रहा है, तो 1/2, बेस हो गया 6 और हाइट हो गया 8। तो ये 2 चौके 8 और 6 चौके 24, यानी कि एरिया भी 24 आ रहा है, यानी कि ये वाला सही है। तो यहाँ पर सबका सम, पेरीमीटर मैंने अभी बताया सम ऑफ साइड होता है, तो इनको जोड़ लो, 10, 8, 18 और 6, 8, 6, 14, यानी कि 24। यहाँ पर पेरीमीटर भी 24 ही आया। ऑप्शन डी इज द आंसर। अब पूछोगे कि दूसरा क्या तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका वही होता, आप इसका एरिया लिखते कि ये 1/2 है, बेस यानी कि x और इंटू हाइट यानी x+2। तो ये 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एरिया है और ये 24 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालते हैं, और फिर आप x की वैल्यू आने के बाद क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू आता उसका, उसके बाद आप h की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू निकालते हैं पाइथागोरस यूज करके, और फिर सम ऑफ साइड करते हैं। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, एबी एंड एसी इज आर इक्वल टू इच अदर, एंगल ए इज 70 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी। देखो ये हो गया आपके पास ए बी सी। अब ये कह रहा है कि ए बी और ए सी बराबर है। मैंने कल ही आपको एक चीज समझाया था, अगर इसका पार्ट 1 देखा होगा, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होते हैं तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं। जैसे ए बी और ए सी सेम है, तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी, ये दोनों सेम होगा। यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। और ए तो आपको पता है दोस्तों कि ये 70 है। अच्छा बताओ, अगर ये 70 हो गया तो बाकी दो के लिए कितना बचा, आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे एक्स और एक्स, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 180 में से 70 को माइनस कर दो, यानी ये 110 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 55, यानी कि ऑप्शन डी 55 इज द आंसर। 27 का हो गया डी। 28 की बात करें, यदि त्रिभुज PQR का एक कोण जो है वो अन्य दो कोणों से बड़ा है तो त्रिभुज कौन सा है। अन्य दो कोणों से बड़ा होने का मतलब क्या है, बताओ। कोई भी एक कोण बाकी के दो कोणों के योग से बड़ा है। अब योग से बड़ा होता है तो ऐसे में मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है कि देखो, जैसे एक ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए की वैल्यू अगर मान लो, एक कोण अब अन्य दो कोणों के योगफल से बड़ा है, यानी कि ए और ए की वैल्यू जो है ये बी प्लस सी से अगर बड़ा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। और कम होता तो न्यून कोण हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगला सवाल है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है और इसकी भुजाओं की लंबाई का योग 125 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है एन रेडियस का, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, यानी कि अंतः
जो किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या होती है या अंतः वृत्त की त्रिज्या होती है वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि अर्ध परिमिति। अंतःवृत्त की त्रिज्या 8 दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको नहीं पता है, वो बताना है तो उसके जगह पर मैं x लिख देता हूं। एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी भुजाओं का योगफल बटा 2। तो ये आपको 125 दिया है और बटा 2। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 125 बटा 2 और गुना में 8, तो ये 2 चौके 8 और 125 चौके 500। सो दैट 500 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, यहां पर बोला गया है टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स out of segments of length 2 centimeter, 5 centimeter, 7 centimeter and 8 centimeter, the number of triangles that can be formed। देखो, आपको चार अलग अलग साइड प्रोवाइड कराया गया है और इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से किसी तीन साइड्स का यूज करके हम कितने त्रिभुज यानी कितने ट्रायंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखो कि किसी भी ट्रायंगल में मान लो तीन अगर भुजाएं हैं, जैसे ये ए है, बी है, ये सी है, और अगर मैं सी को मान लूं कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा है, तो ऐसे में हमेशा याद रखना कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो ए और बी यानी कि शेष दो भुजाओं के योगफल से क्या होती है? छोटी होती है। किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी, जहां सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट आप बोल सकते हो साइड। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा शेष दो भुजाओं के योगफल से छोटा रहता है। तो अब देखो, यहाँ पर चार अलग अलग भुजाएं हैं, जैसे 2, 5, 7 और 8। तो अगर मान लो मैंने 2, 5, 7 पहली तीन भुजाओं का एक ग्रुप बनाया, 2, 5 और 7, ये तीन भुजाएं हो गई। या फिर मैं तीन यहां से भी इस्तेमाल कर सकता हूं, यानी कि 5, 7, 8 इनका भी ग्रुप बन सकता है, या फिर 7, 8 और 2 का भी बन सकता है, 7, 8 और 2 का, और भी बन सकता है 8, 2 और 5 का, ठीक है, 8, 2 और 5 का। तो चार अलग अलग ग्रुप बन सकता है। अब चेक कर लो कि कौन कौन सा पॉसिबल है। जैसे इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 7। अब देखो कि क्या 7 छोटी है बाकी के दो भुजाओं के योगफल से? इट मीन्स 7 इज स्मॉलर देन द सम ऑफ दिस टू नंबर्स और साइड्स। तो ये 5 और 2 7 ये पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे चेक करो, लॉन्गेस्ट साइड क्या है? 8। तो 8 की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, या इनकी 8 क्यों होना चाहिए? वो छोटा होना चाहिए इनके सम से, यानी कि 7 और 5 12 से। तो ये सही है, यानी यहाँ पॉसिबल है। यहाँ पर चेक करो, सबसे बड़ी साइड क्या है? 8, और 8 की वैल्यू छोटी होनी चाहिए इन दोनों के सम से, यानी 7 और 2 9 से, और ये करेक्ट है, तो यानी कि यहाँ पर भी पॉसिबल है बनना। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। 8 छोटा होना चाहिए इनके सम से, यानी कि 5 और 2 7 से, और यहाँ पर ये गलत है, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब कि ओनली 2 हम ट्रायंगल यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि ये और ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 486 centimeter square and its sides are in the ratio 3, 5 and 4, or you can say 3, 4, 5। The perimeter of the triangle is। देखो, सबसे पहले 3, 4, 5 देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है? एक ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब कि जो ट्रायंगल है वो एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां पर देखो, सबसे पहली चीज कि अगर इसमें बेस हाइट और सब चीज मैं लिखूं, तो इसका बेस मान लो 3x हो गया, हाइट हो गया 4x, और जो हाइपोटेनस है यानी कि जो कर्ण है वो हो गया 5x। एरिया कितना बनेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 4x इंटू का 3x, और एरिया क्वेश्चन में कितना है? 486। तो हमने इक्वेट कर दिया। काटोगे अगर तो ये 2 से 2 टाइम्स कटेगा, और 3 2 जा 6 से इसको काटोगे, 6 8 48 और 6 एक बार में। x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9। और हमसे पेरीमीटर पूछ रहा है, यानी कि परिमाप। आपको भी पता होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योगफल। इट मीन सम ऑफ द साइड्स। तो सबको जोड़ लो, 4 और 5 9 और 3 12, इट मीन 12 x इज द पेरीमीटर। सो दैट 12 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 9। मल्टीप्लाई करोगे, 12 9 जा 108। ऑप्शन बी इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है कि अ स्केलिन ट्रायंगल ABC हैज टू साइड्स whose measures are 3.8 and 6 सेंटीमीटर respectively, which of the following cannot be measured of the third side। देखो, थर्ड साइड की लेंथ क्या होनी चाहिए? अभी हमने बोला कि थर्ड, एक मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो तीसरी, देखो अब तीसरी जो भुजा होगी सबसे पहले इसमें,
वो इन दोनों के योगफल से छोटी होगी और इनके अंतर से बड़ी होगी। मैंने क्या बोला था कि कोई भी साइड, जैसे मान लो ए बी सी, अगर 3 साइड है ट्रायंगल के, तो किसी भी साइड को पकड़ो, जैसे मान लो मैं बी की बात करूंगा, तो ये इन दोनों के सम से तो छोटा होगा, यानी कि ए प्लस सी से ये क्या होगा, छोटा, और बड़ा होगा इनके डिफरेंस से, इट मीन्स ए माइनस सी से। किसी भी, इसको सी को भी पकड़ोगे तो ऐसे ही बोलेंगे कि सी की वैल्यू ए और बी के सम से छोटा होगा, यानी योगफल से छोटा होगा, और बड़ा होगा ए माइनस बी से। तो यहां पर देखो, इन दोनों के जो भी वैल्यू आएगा वो इन दोनों के योगफल से तो छोटा होगा, इट मीन्स 639.8 से वैल्यू छोटा चाहिए, और बड़ा चाहिए इनके डिफरेंस से। डिफरेंस कितना आएगा, 2.2। ठीक है, तो इससे बड़ा होगा। तो 2.2 और 9.8 के बीच में जो नहीं है, देखो यहां पर पूछा रहा है नहीं है, तो कौन सा इनके बीच में नहीं आता है, 2.7 इनके बीच में आ जाएगा, 2.4 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 2.2 इनके बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 2.2 तो यही है, इसके बीच में आना चाहिए ना, 2.2 से बड़ा होना चाहिए और 9.8 से छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, ये साइड नहीं बन सकता है। 33 की बात करें, ये कह रहा है कि अ स्कूल हैज टू रेक्टेंगुलर playgrounds which are similar in shape. If the length and the breadth of the first playground are given as this and this respectively, then which of the following option cannot be the dimensions of the second playground? देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मैंने, मुझे लगता है कि इसके पहले सॉल्व किया है ये क्वेश्चन मैंने, ठीक है, कहीं ना कहीं पर सॉल्व कराया है मैंने किसी न किसी वीडियो में। आपसे पूछा गया है कि कौन सा डायमेंशन नहीं हो सकता है, यानी कि दो सेम शेप सेम है दो प्लेग्राउंड का, ठीक है, दोनों ही रेक्टेंगुलर है, और एक में एल और बी की वैल्यू दे रखी है, यानी कि मान लो 224 है लंबाई, और चौड़ाई आपको दे रखा है कितना, 160। अब ये कह रहा है कि इसमें कौन सा लंबाई और चौड़ाई नहीं हो सकता है। अब देखो दोनों का अगर शेप सेम है तो ऐसे में हम बोलेंगे कि दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो साइड भी क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी, यानी कि यहां पर इनका जो रेशियो बनेगा वही यहाँ एक्स और वाई का रेशियो बनेगा। तो हम बोले कि एक्स और वाई का रेशियो क्या होना चाहिए, इसको काट लो, ये है 224 और रेशियो 160। अगर आप काटते हो 16 से इसको काटोगे तो 16 एक बार में, 6 और 4 16 चौके 64, और ये बच गया 10, यानी कि 7 और 5 का रेशियो आना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। जहां पर ध्यान रखिए कैन नॉट पूछा गया है, यानी कि 7 और 5 का रेशियो जहां पर नहीं बने। तो आप चेक करो, जैसे पहले में ये लंबाई चौड़ाई है, काट के चेक करो, जैसे ये 7 का क्यूब है तो मैं 7 से अगर इसको काटूं तो 7 चौके 28, और 7 में 63, और 7 से इसको भी काटूं तो 7 तिया 21, और ये 7 से कटेगा ही नहीं, तो ये तो रेशियो ही नहीं बन पाएगा, फिर सीधी सी बात है 33 में, ठीक है। और रेशियो नहीं बना, इसका मतलब क्या हुआ, 7-5 का रेशियो नहीं आया, तो यही सही उत्तर हो गया। ये ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है, यानी कि ये लंबाई और चौड़ाई नहीं बन सकता है। जैसे मान लो अगर ऑप्शन बी को मैं चेक करूं, यहां पर एल आपको 210 दे रखा है एंड बी की वैल्यू 150 दे रखा है। अगर आप इनको कैंसिल आउट करोगे जीरो से जीरो, ये देखो 3 से 5 टाइम्स और ये 3 से 7 टाइम्स, तो ये 7 और 5 रेशियो दे रहा है, यानी कि ये पॉसिबल है, ये इसका जो एल और बी की वैल्यू हो सकती है, लेंथ और ब्रेड, तो वो हो सकता है, लंबाई चौड़ाई ये बन सकता है। इस तरीके से बाकी को भी हम चेक कर सकते थे, लेकिन चूंकि ऑप्शन ए सही हो चुका है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं, ये कह रहा है कि द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, तो फाइंड हाइट। देखो सबसे पहले जो पैरेललोग्राम होता है, जैसे मान लो मैं यही बना दूं, हालांकि ये है नहीं उसके जैसा, लेकिन फिर भी चलो मैं एक्चुअल बना देता हूँ। ये मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, और इसमें मैं हाइट भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, ये हाइट हो गया आपका। अब देखो ये हाइट है और ये पूरा बेस है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, यानी कि हाइट अगर x है तो बेस कितना है, 2x, ठीक है, यहां से यहां तक बेस 2x हो गया। एरिया क्या होगा, एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का वो होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x से स्क्वायर आएगा, और क्वेश्चन में 338 दे रखा है, तो x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से काटोगे तो ये 16 दूना 32 और 9 दूना 18, तो x की वैल्यू 13, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि हाइट बता दो, हाइट x ही था और x की वैल्यू 13 आ चुका है, तो 13 ही आंसर हो गया, 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ट्रायंगल एबीसी में AB पर एक बिंदु P इस प्रकार से है कि इनका रेशियो
आपको 3 और 4 का दिया है। पी क्यू ए सी के समांतर है यदि ए आर और क्यू एस पीसी के लंबवत हैं और क्यू एस की वैल्यू 9 है तो ए आर की वैल्यू क्या होगी। पहले मैं एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया है, एक मिनट रुको यार, कलरफुल बनाना चाहता था मैं। तो ठीक है, मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना दिया। मजा नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी जो, ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि P एक पॉइंट है ए बी पर। सबसे पहले मैं इसका नाम रख देता हूं ए बी सी, और ए बी पर एक पॉइंट मैंने P रख दिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि पी बी और ए पी का रेशियो दिया है, पी क्यू ए सी के पैरेलल है। देखो ए सी के पैरेलल पी क्यू है, तो मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ये हो गया पी क्यू, ये ए सी के क्या है, पैरेलल है। एपी और पीबी का रेशियो भी आपको दिया है, देखो एपी और पीबी, पीबी 3 है और एपी कितना है, एपी है 4। अब ये कह रहा है कि ये दोनों पैरेलल भी है, ये भी ठीक है। क्यू एस की वैल्यू 9 दे रखी है, एस कहाँ है लेकिन यार इसमें, वेयर इज एस, है कहाँ। इफ ए आर एंड क्यू एस, अच्छा, ए आर और क्यू एस जो है वो परपेंडिकुलर है पीसी पर। पीसी यानी कि पीसी को भी मिलाना होगा, पी को और सी को मैंने मिला दिया, ठीक है। ए आर यानी कि इस तरीके से लाइन होगा, और क्यू एस यानी कि ये इस तरीके से लाइन होगा। ये परपेंडिकुलर है कि ये आर और ये हो गया एस, ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। और क्यू एस की वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 9 दे रखी है, रुको अब इससे मैं लिखता हूँ, ये वैल्यू है 9। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए आर की लेंथ बता दो कितनी होगी, ठीक है। देखिए भाई, अब क्या करेंगे, डायग्राम तो हमने पूरा ड्रॉ कर ही रखा है, हमसे ए आर पूछा गया है, ए आर की वैल्यू नहीं पता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो लाइन है ए आर जो हमें निकालनी है, ये हाइट है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये परपेंडिकुलर भी है, यहाँ पर ये भी हाइट है। अब ये जो दोनों हाइट हैं वो किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे ए पी सी में। देखो ए पी और सी इस ट्रायंगल में आ रहा है ए आर, और जो क्यू एस है ये इस ट्रायंगल में आ रहा है क्यू सी और पी में, क्यू सी और पी में। तो इन दोनों के बीच हमें कोई रिलेशन ढूंढना होगा। सबसे पहला रिलेशन आपको क्या मिल रहा है कि देखो, चूंकि PQ जो है वो AC के पैरेलल है, तो आपने जो ये पढ़ा होगा कि जब भी बेस पैरेलल होता है तो ऐसे केस में दोनों ही ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं पहला पॉइंट कि देखो, जो ट्रायंगल BP और Q है ये सिमिलर है ट्रायंगल AB और C के। बात सही है। तो इसका मतलब कि इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी कि ये 3 और ये 4 है तो यहां पर भी ये 3 4 होगा, और आप PQ और AC को भी 3 4 बोल सकते हो। अभी देखियो, चूंकि यहाँ पर हाइट हमें मालूम है और ये हाइट हमें निकालनी है, मान लो ये h है, ठीक है। और बेस की अगर मैं बात करूं यहाँ, तो PC जो बेस है वो इस दोनों ही ट्रायंगल में सेम है। कौन कौन सा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाला, इसमें भी PC बेस है, ठीक है, जो हाइट खींचा गया है वो इसी बेस पर। और ये वाला ट्रायंगल जो दूसरा हमने बोला था ए पी और सी, इसमें भी जो हाइट ड्रॉ किया गया है ये इसी बेस पर, पीसी पर ही ड्रॉ किया गया है। अच्छा अगर मैं पूछूं कि जब हाइट गिवन होता है तो एरिया कैसे लिखते हैं, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू बेस और इंटू का हाइट। 1/2 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और बेस यहां पर दोनों में ही सेम है तो बेस भी हटा दो। मैं रेशियो लिखने की बात कर रहा हूं, एरिया का जब भी हम रेशियो लिखते हैं, एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट पे, और अगर बेस सेम हो गया तो एरिया यहां डिपेंड करेगा सीधे सीधे हाइट पे। यानी कि अगर मैं ट्रायंगल, देखो यहां पर लिख देता हूं ए पी और सी, ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल पी क्यू सी, पी क्यू सी, इनके एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया का रेशियो जो आएगा वो इनके हाइट पे डिपेंड करेगा, यानी कि इसका हाइट h और इसमें हाइट दे रखा है 9, ठीक है। अब ये एरिया और कैसे हम निकाल सकते हैं, देखो एक तरीका तो ऐसे है कि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में, मान लो अगर मैं बेस पर कोई लाइन सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करता हूं, और ये लाइन अगर इस बेस को ए और बी के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस लाइन के कारण जो दो नए ट्रायंगल बने हैं ना, उनका एरिया भी ए और बी के रेशियो में ही रहता है, ठीक है। यानी कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है, इस उसी रेशियो में जो दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं उनका एरिया भी डिवाइड होता है, ठीक है।
यानी कि अब मैं ये बोलूं, जैसे आप इधर से भी शुरू कर सकते हैं या इस साइड से शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इस ट्रेंगल की पहले एरिया निकालना चाहूं, ठीक है, इस ट्रेंगल की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। इस ट्रेंगल का एरिया अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो, या इधर से शुरू कर लो। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये जो है 3 और 4 है, ठीक है, यानी कि इस पूरे का एरिया अगर 4 होगा तो इस पूरे का एरिया कितना होगा, 3। देखो अब ध्यान से समझना है, मैं इसको इस तरीके से बस बनाता हूं अभी। इस पूरे, देखो ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने अभी ग्रीन कलर ड्रॉ किया, और एक ट्रायंगल में ये रेड वाला, अभी मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इसमें देखो ये वैल्यू 4 है और ये 3 है, यानी इसका एरिया देखो मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। अभी ऐसे है, ये ए है, ये P है, ये B है और ये C है। अब इसमें मैं पूछूं कि देखो भाई, ये वैल्यू आपकी 4 है और ये वैल्यू आपकी 3 है, तो इसका एरिया अगर 4 है तो इसका एरिया कितना है, 3। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 और 4 के रेशियो में यहां पर भी डिवाइड किया गया है, और हमें फाइनली देखो P, Q और C का एरिया पर पहुंचना है। अब आपको पता है कि देखो ये 4 है और ये 3 है, ये एरिया में डिवाइड हो रहा है। अब यहां पर हमें पी क्यू, देखो जैसे यहां पर ये वैल्यू क्या है आपकी क्यू, अब पी क्यू सी में जाना है तो ये भी तो 3 और 4 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहां से एक चीज आप बता पाओगे कि देखो अब ये वैल्यू अगर 3 है दोस्तों, यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूं, और ये जो 3 है ये इस पूरे की वैल्यू है, ये ध्यान रखना इस पूरे की वैल्यू है। तो 3 यहां पर है लेकिन ये तो वैल्यू 7 है, 4 3 7 है, तो 7 से कटने वाला कोई वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो इस 3 को हटा के मैं बोलूंगा कि इस पूरे की जो एरिया हो गया इसकी, वो 3 सत्ते 21 हो गया, और चूंकि यहां 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस पूरे की एरिया 7 चौके सॉरी 7 4 है ना, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है इसको भी और इसको भी। अब ध्यान देना ये पूरा एरिया कितना है, 4 और 3 7 की वैल्यू 21 है, यानी 7 तियां 21, तो 4 तियां 12, ये 12 किसका आ गया, केवल इसका, क्यूपीसी का। और अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं एच और 9 का जो रेशियो है। देखो एपीसी का एरिया कितना आया है, 28, और इसका एरिया कितना आया है, 12, ठीक है। अब इसको काटोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 और ये 3 तियां 9, और ये 4 सत्ते 28, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है। अब यहां समझने में मुझे लगता है कि आपको थोड़ी परेशानी जरूर हुई होगी। अगर मैं शुरू से समझाऊं, एक बार फिर से रिवाइज करूं, तो आप शायद इजीली समझ पाएंगे। जैसे मान लो मैं एक नया यहाँ पर पेज ही ले लेता हूं, ठीक है ना। तो नया पेज मैंने ले लिया, देखो मैंने क्या बोला था कि इस तरह से ट्रायंगल है आपका, बहुत ध्यान से समझना ये। और यहां से मैं पहले इतने पर ही बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ये था आपका ए, ये था बी और ये था सी और ये था पी, ठीक है। अब ये किस रेशियो में था, ये 4 था और ये 3 था। मैंने बोला था कि एरिया देखो अगर बेस, ये बेस हो गया इसके लिए, बेस अगर 4 3 के रेशियो में है तो एरिया भी 4 3 के रेशियो में होगा, यानी कि ये वैल्यू अगर इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया 3 होगा। लेकिन इसमें एक और लाइन यहां से खींचा गया था, अगर आपको याद हो, पी से एक और लाइन खींचा गया था, पी क्यू, यानी कि ये क्यू हो गया, ठीक है, एक मिनट, ये हो गया क्यू। और ये भी रेशियो 3 और 4 का था। अब ये जो 3 एरिया है ये तो इस पूरे के लिए है ना, 3, ये पूरा 3 है, ये पूरा पी बी और सी ये पूरा 3 है। लेकिन यहां से इस पूरे की एरिया कितनी आनी चाहिए, 4 और 3 7। तो मैं इस 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं कि इजी हो हमारे लिए कैलकुलेशन। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि ओवरऑल इसको मैं बोलूंगा 4 सत्ते 28, यानी कि ये एरिया 28 बन गया, और इसको भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको मैं बोलूंगा कि ये हो गया 7 तियां 21, ये पूरे की एरिया। अब देखो ये 7 तियां 21 है तो 4 तियां 12, यानी कि केवल इस ट्रेंगल का, यानी ये जो ट्रेंगल है केवल इसका एरिया कितना आ गया, 12, और इस ट्रेंगल का एरिया कितना आ गया, 28। और अब हमने इनका रेशियो निकालना था कि ये h/9 होंगे, और यहां से मैंने बोला कि ये 28 है और ये 12 है, और काट पीट के यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई, 21। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर बात समझ गए हैं आप, तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपिज्म इज 18 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। देखो सबसे पहले अगर ये पैरेलल एक ये ट्रेपिज्म है तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2
और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स और इनटू का हाइट। अब यहां पर देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, इनके बीच के डिस्टेंस का मतलब हुआ कि हाइट। तो हाइट यहां पर क्या दे रखा है 18, तो हाइट तो 18 हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ द साइड्स और इनटू का हाइट 18, ये एरिया होता है और एरिया आपको 1188 दे रखा है। हमें सम ऑफ द साइड्स अभी लिखना होगा, तो हमसे यही पूछ रहा है, लेकिन देखो देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो अगर सम ऑफ द साइड्स यानी कि ये x है और ये y है, हमसे x प्लस वाई ही पूछ रहा है और फॉर्मूला में यहाँ सम ऑफ साइड्स ही आता है। तो अब काट ही लो बस, 18 से अगर इसको काटोगे तो ये 18 छक्के 108 बच जाएगा 10 और 18 छक्के 108। तो x प्लस वाई की वैल्यू 66 दुना 132। ठीक है, ऑप्शन बी। 37 पे आते हैं। 37 की अगर आप बात करेंगे, यहां पर बोला गया त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि क्यू आर और आर एस बराबर हो जाता है। तो पहले मैं ऐसा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, देखो क्या कह रहा था कि ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, और ये कह रहा है कि पी आर को एस तक बढ़ाया गया है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको पी आर मान लेता हूं और पी आर को एस तक बढ़ाया गया और ये क्यू आर हो गया। ठीक है, तो पी क्यू आर हो गया ट्रायंगल, पी आर को एस तक बढ़ा दिया गया, और ये कह रहा है क्यू आर और आर एस बराबर है। क्यू आर और आर एस ये दोनों क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। एंगल पी आर और क्यू, देखो पी आर और क्यू ये वाला एंगल आपको दे रखा है कि ये है 86, और आपसे पूछ रहा है कि एंगल पी एस क्यू बता दो, पी एस और क्यू। तो पहले इनको मिलाना होगा, मिला देते हैं, और हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है कि ये कितना होगा। अच्छा, एक चीज तो आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया भी था पार्ट 1 में ही ज्योमेट्री के, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है, इस पार्ट में भी मैंने बताया है, दो साइड अगर सेम है तो उनके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, और ये भी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटर्नल एंगल, मान लो ये अल्फा बनता है और ये एक्स है और ये वाई है, तो अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। यानी कि यहां से एक बात क्लियर है कि अब ये दोनों साइड है तो सेम है, ये दोनों साइड, तो ये एंगल भी सेम होगा, ये अगर एक्स तो ये भी एक्स, और इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, यानी कि 2x की वैल्यू 86, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43। तो ऑप्शन सी सही है। 38 पे आते हैं। इफ L इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड YZ ऑफ ट्रायंगल XYZ एंड एरिया ऑफ XYL इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया आपसे XYZ का पूछ रहा है। तो पहले मैं XYZ बना देता हूं एक ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल हो गया आपका XYZ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है आपको, ये बोला गया है कि L जो है वो मिड पॉइंट है YZ का, YZ का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि यहां पे आ गया L, और आपसे XYL तो पहले मैं इसको मिला देता हूं। ठीक है, देखो x y और l, यानी कि इसका एरिया आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 13। अच्छा, ये चूंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब 1 और 1 का रेशियो बन गया, और बेस अगर 1 1 के रेशियो में है तो एरिया अगर इसका 13 है तो इसका भी 13 ही होगा, यानी कि बेस अगर सेम रेशियो में है तो एरिया भी सेम होगा। अब यहां पर कह रहा है कि एक्स वाई जेड का बता दो, एक्स वाई और जेड, तो 13 और 13 26, ये टोटल 26 हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा ही था। ठीक है, अब आते हैं हम 39 पे। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी 30 डिग्री है और बी सी ए 60 डिग्री है, एसी की वैल्यू और एबी की वैल्यू दिया गया है, तो बीसी किसके बराबर है। तो पहले मैं ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, ये ट्रायंगल मैंने बना दिया। वैल्यू इसमें आपको बी ए सी 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, मान लो ये बी है, ये ए है, ये सी है, तो बी ए सी यानी कि ये हो गया 30 डिग्री, और एक 60 डिग्री है, तब तो ये आसान ही हो गया, फिर हमें ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर एक 30 है एक 60 है तो अगला 90 ही होगा। 180 में से 30 और 60 90 को माइनस करोगे तो एक 90 बनेगा। 90 बनने का मतलब कि ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो, एक मिनट, देखिए अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो गया तो ये 90 डिग्री था, और 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स है वो बी है, तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि ये ए बी और ये सी। सी की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 60 डिग्री, और ए की वैल्यू 30 डिग्री। अब यहाँ पर ए बी 12 दे रखा है, ये 12 है। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ए सी 13 दे रखा है।
तो ये 5 हो गया, सीधी सी 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। और हमसे बीसी ही पूछ रहा था और बीसी 5 आ ही गया, तो ऑप्शन डी ऐसे ही इजीली निकल गया 39 में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं 40 नंबर में। इन ट्रायंगल एबीसी, AD is the internal bisector of angle A meeting at the side BC at D। BD दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AB। देखो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे आ गया। मान लो ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC, और एंगल ए का बाइसेक्टर की बात किया गया है, तो एंगल ए के बाइसेक्टर को मान लो मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए की बाइसेक्टर जो है वो बीसी पर डी पे आके मिलता है। बीडी 5 है, यानी कि ये 5 है। और डीसी आपको नहीं दिया है, लेकिन बीसी दिया है कि बीसी है 7.5। 7.5 में से 5 को माइनस कर दो तो ये डीसी पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए बी और ए सी का रेशियो। ए बी और ए सी का रेशियो आपने एंगल बाई सेक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। ए बी और ए सी का रेशियो ऐसे में क्या निकल के आएगा, बहुत आसान है। ए बी के सामने 5 है तो 5 लिखोगे, और ए सी के सामने 2.5 है तो 2.5। ये डेसिमल हटा दो, 0 25 दूना 50, यानी ये 2 और 1 का रेशियो आ गया। अब देखो पहले ए बी लिखना है तो हम 2 और 1 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 और 2 लिख देंगे, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। और इसी के साथ ज्योमेट्री की जो क्लास और वीडियो होती है वो दोनों ही खत्म हो गई। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे अगर थोड़ा सा भी आपको फायदा मिला तो आप जरूर से वीडियो को लाइक करें, पहली बात। और दूसरी बात, कमेंट करें। और तीसरी बात भी है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा चैनल? हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। ठीक है, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।